Hello student, I am Kunal Kishore. My channel is Skyline Academy. मैं इस वीडियो में जैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर 2020 का लाया हूँ मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए। और इससे पहले इसका जो पार्ट 1 वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक करवाया था, जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। मैं इस वीडियो में थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 से इस वीडियो में करवाऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक समपूर्णांक 4q या 4q + 2 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ओके, इस चीज को दिखाना है कि अगर कोई भी धनात्मक समपूर्णांक लेंगे तो वो 4q के रूप में होगा या फिर है सो 4q + 2 का रूप होगा, और ये जो संख्या होगी वो धनात्मक समपूर्णांक होगा। इसके लिए मान लेते हैं कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 4 रखें। यहाँ पर b का वैल्यू 4 क्यों लिखें, क्योंकि ऐसा यहाँ पर देख रहे हैं कि 4q है और यहाँ पर भी 4q + 2 है, इसलिए b का वैल्यू हम लोग यहाँ से 4 को ले लिए। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार a को 4 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r हो। ठीक है, शेषफल r प्राप्त होता है और भागफल q होता है। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ये कहता है कि a = bq + r, जहाँ पर r का वैल्यू b से छोटा होगा और है सो 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो यहाँ पर b का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो a = 4q + r होगा, और है सो इस r का वैल्यू जो है 4 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर आएगा। तो यहाँ पर जब ये चीज हो जाएगा तो यहाँ पर है सो इस इक्वेशन में a = 4q + r में r का अलग अलग वैल्यू को रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि a = 4q + r है, तो अब r का अलग अलग वैल्यू रखेंगे। r = 0 रखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा a = 4q + 0 = 4q। अगर हम q में कुछ भी रखते हैं 1 2 3 4 5, तो सारे जो संख्या आएगी वो सम संख्या आएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि r = 1 रखते हैं तो a = 4q + 1 होगा। तो जब ये चीज आएगा तो इन सारी संख्या में अगर q का वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 रखेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो एक विषम पूर्णांक आएगा। अब क्या करते हैं कि r का वैल्यू 2 रखते हैं, तो जो a है a = 4q + 2 आएगा। तो यहाँ पर ये जो संख्या है वो एक सम संख्या आएगी। ओके, अब r = 3 रखते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो a = 4q + 3 आएगा, और ये एक क्या है, विषम संख्या है। ओके, 4q + 3 जो है विषम संख्या है। तो यहाँ से ये आ गया कि चूंकि a = 2q × 2q एवं a = 2 × 2q + 1 दोनों ही 2 के गुणज हैं, अतः 4q एवं 4q + 2 एक धन पूर्णांक होगा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को दिखाने के लिए, यानी कि 7√5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 7√5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, और जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस 7 को अगर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो √5 = p/7
Q होगा। ओके, और यहाँ से है सो क्या होगा कि P और Q जो है वो पूर्णांक होंगे। P और Q पूर्णांक है, P/7Q है वो परिमेय संख्या होगी, और जब P/7Q परिमेय संख्या होगी तो √5 भी क्या होगा कि एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यानी कि P/7Q जो है परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 परिमेय संख्या है। लेकिन यह कि √5 अपरिमेय संख्या का विरोधाभास है, यानी कि ये चीज दिखाता है कि √5 है सो अपरिमेय संख्या है, जो हम लोग मान के चले हैं उसका गलत मान के चल लिए हैं। इसीलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, इसको हल करना है। ये जो है वो 2016 ए में भी आया हुआ है, यानी कि 2016 का एनुअल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया। तो इसको कैसे हल करेंगे उसके बारे में देखिए। यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण दिया हुआ है 2/x + 3/y = 13 दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा समीकरण जो है वो 5/x - 4/y = -2 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इसको हल करने के लिए इसमें से x और y का वैल्यू निकालना है, तो निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ऐसा मान लेते हैं, माना कि 1/x = u और 1/y = v को समीकरण 1 और 2 में रखने पर, ओके, रखने पर यहाँ पे हम लोग है सो 1/x = u और 1/y = v इसलिए माने क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 2/x दिया हुआ है और 3/y दिया हुआ है, यानी कि हर में x और y है। यहाँ पर भी हर में x और y है, समीकरण 1 और 2 दोनों में। तो इस वजह से है सो 1/x को u मान लिए कुछ अलग सा टर्म, और 1/y को अलग सा टर्म ले लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि 1/x = u और 1/y = v समीकरण 1 और 2 में पुट करते हैं। तो जब है सो 1/x = u करते हैं तो जो हमारे पास समीकरण 1 से जो आएगा वो 2u + 3v = 13 आएगा। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। उसके बाद ऐसे यहाँ से जो समीकरण आएगा वो 5u - 4v = -2 आएगा, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि ये दोनों समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी विधि के द्वारा हल कर सकते हैं, या प्रतिस्थापन या फिर विलोपन या फिर वज्रगुणन विधि, किसी भी विधि के द्वारा हल करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर है सो विलोपन विधि के द्वारा हल कर रहे हैं। हम यहाँ पर समीकरण 3 को है सो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और समीकरण 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसलिए किए क्योंकि हमें है सो u का जो टर्म है वो एलिमिनेट करना, यानी कि इसको हटाना है। ठीक है, तो अगर समीकरण 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो होगा 10u + 5 3 जा 15v = 13 5 जा 65, ये आया। उसके बाद समीकरण 4 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 10u आएगा -4 2 जा 8v आएगा = -2 2 जा 4 आएगा। उसके बाद है सो साइन चेंज होगा, घटा रहे हैं तो घटाने के बाद क्या होता है कि इसका साइन चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर है सो घटा रहे हैं तो घटाने के बाद जब साइन चेंज होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 23v = 69 आएगा। तो v = 69/23 आ गया, और इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बार में कैंसिल होगा, यानी कि v =
यहाँ से 3 वैल्यू आ गया। ओके, यहाँ से v का वैल्यू आ गया, और जब v इक्वल टू 3 आ गया नहीं थे तो u का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर आगे v इक्वल टू 3, या तो समीकरण 3 या समीकरण 4 में रखते हैं। तो समीकरण हम 3 में v का वैल्यू रख रहे हैं, तो जो समीकरण 3 हमारे पास है 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 है। तो यहाँ पर v का जब वैल्यू रखेंगे तो 2u प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13 होगा, और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2u प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 13 होगा, और 9 को अगर उधर लेके जाएंगे तो 2u इक्वल टू 13 माइनस 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 2u इक्वल टू 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 बचेगा, और ये 2 और 4 कैंसिल 2 बार में, यानी कि u का वैल्यू है सो 2 आ गया। तो यहाँ से दो वैल्यू u और v का वैल्यू आ गया। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जब है सो हम लोग जो मानकर चले थे 1/x इक्वल टू u मानकर चले थे, तो u का वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं, तो x इक्वल टू u का जो वैल्यू है वो 2 आ गया। अब इसका अगर व्युत्क्रम करते हैं तो x इक्वल टू 1/2 आता है, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/2। ओके, और जो है हम लोग v मानकर चले थे 1/y इक्वल टू v मानकर चले थे, तो v का जो वैल्यू है देख सकते हैं यहाँ पे कि v का वैल्यू 3 आया है, तो 1/y इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ से y इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। यानी कि x और y का वैल्यू इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन कर रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यानी कि ग्राफ के विधि के द्वारा हल करना है। यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है, दो समीकरण y इक्वल टू 6 माइनस 2x और y इक्वल टू 2x माइनस 2। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट समीकरण जो दिया हुआ है y इक्वल टू 6 माइनस 2x, तो इस समीकरण में क्या करते हैं, एक बार x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो हमारे पास y का जो वैल्यू आएगा 6 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, यानी कि अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू है सो हमारे पास 4 आता है। ठीक है, एक बार x का वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2 होगा, यानी कि 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू 2 रखने के बाद y का वैल्यू है सो 2 आया। अब x का वैल्यू 3 रखते हैं तो y का जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 आएगा, यानी कि y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर लेते हैं कि एक सारणीबद्ध कर लेते हैं, इस तरह से इन सारे का मान पुट कर लिए, यानी कि जो हमारे पास है y इक्वल टू 6 माइनस 2x, इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 वैल्यू है। x इक्वल टू 1 रखें तो y इक्वल टू 4 आया, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 आएगा, x इक्वल टू 3 रखें तो y इक्वल टू 0 आ गया। अब इसी प्रकार समीकरण 2 को भी है सो और सारणी में चेंज करेंगे, तो समीकरण 2 जो हमारे पास है वो है y इक्वल टू 2x माइनस 2 है, देख सकते हैं यहाँ पर y इक्वल टू 2x माइनस 2 है। x इक्वल टू 1 रखने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है y इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2, यानी कि 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। और x इक्वल टू 0 रखने के बाद हमारे पास जो y का वैल्यू आएगा y इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 2 इक्वल टू 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, यानी कि ये x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू माइनस 2 आएगा। x इक्वल टू 2 जो है वो इस समीकरण में अगर वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आता है y इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी कि अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का भी वैल्यू 2 आता है। तो इसको भी सारणीबद्ध कर लेते हैं कि x का वैल्यू अगर 1 रखें तो 0 आया,
यहाँ पर देख सकते हैं 1 रखने के बाद ये 0 आया। फिर अगर 0 रखें तो -2 आया, तो 0 रखें तो -2 आया, और जब 2 रखें तो फिर से 2 आ गया, तो 2 रखें तो 2 आ गया। तो अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहेगा। ओके, ऊपर वाला जो सारणी है उस सारणी को यहाँ पर बना लेते हैं एक बार। जो समीकरण 2 था y इक्वल टू 2x माइनस 2, ये समीकरण दूसरा समीकरण था, तो जिसमें से x और y का वैल्यू रखे थे। अगर x इक्वल टू 1 था तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 था तो y इक्वल टू -2, और x इक्वल टू 2 था तो 2 आ गया। उसके बाद समीकरण 1 से ऐसा वैल्यू रख लेते हैं। हमारे पास जो समीकरण 1 था y इक्वल टू 6 माइनस 2x, ये समीकरण था। यहाँ पर x और y का वैल्यू रखते हैं, तो अगर x इक्वल टू 1 था तो y इक्वल टू 4 आया, अगर x इक्वल टू 2 था तो y इक्वल टू 2 आया, और x इक्वल टू 3 रखे तो 0 आया। ओके, अब इस पर ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर है फर्स्ट समीकरण का है, सो सारणी दिया हुआ है x और y का वैल्यू। तो इस पर क्या हुआ है कि यहाँ पर देख सकते हैं दो एक्सिस है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, ये y एक्सिस। तो सभी को क्या करते हैं कि ग्राफ को ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार ऐसा y एक्सिस में ऐसा कर लेते हैं 1 2 3 4। अब वैल्यू को ऐसा समीकरण 1 के मान को रखते हैं, तो अगर x इक्वल टू 1 था तो y इक्वल टू 4, तो 1 और 4 यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, देख सकते हैं 1 और 4। दूसरा में 2 रखे तो 2 आया, 2 रखे तो 2 आया, इस पॉइंट पर आया। उसके बाद 3 रखे तो 0 आया, 3 रखे तो 0 इस पॉइंट पर आया। इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए जो हमारे पास ग्राफ बना वो हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बना इस समीकरण का, यानी कि y इक्वल टू 6 माइनस 2x का ग्राफ ये बन गया। उसी प्रकार ये जो दूसरा है, दूसरा समीकरण का मान, उस मान को रखने के बाद हमारे पास जो ग्राफ है कुछ इस तरह से ये बना। इसका जो ग्राफ है वो है y इक्वल टू 2x माइनस 2, इसका ग्राफ बना। तो ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही क्या हो जाएगा, x और y का वैल्यू आएगा, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू 2 2। तो इस तरह से इस ग्राफीय विधि के द्वारा हल करेंगे। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, यानी कि एपी ज्ञात करना है, और उस एपी में ये कहा गया है कि तीसरा पद 16, तीसरा पद 16 कहने का मतलब A3 इक्वल टू 16 होगा, और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक। अगर सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो A7 इक्वल टू A5 प्लस 12 होगा। अब ये समीकरण और इस समीकरण को हल करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो A और D का वैल्यू आएगा, यानी कि पहला पद और सर्व अंतर का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर हल करते हैं। माना कि दिए गए AP का प्रथम पद A, पहला पद को A मान लेते हैं और सार्व अंतर को D मान लेते हैं। पहला पद A मान लिया गया और सार्व अंतर को D मान लिया गया। तो अगर AP का तीसरा पद दिया हुआ है, AP का तीसरा पद क्या होता है, यानी कि A3 का फॉर्मूला निकालते हैं, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 2D आता है। सातवां पद जो आएगा वो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A प्लस 6D, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूला पर पुट किया गया है। ओके, पांचवा पद जो है A प्लस 5 माइनस 1
इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 4d आएगा। ओके, अब आगे प्रश्न के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तीसरा पद है a3 इक्वल टू 16 है, यानी कि जो तीसरा पद निकाले हैं a प्लस 2d, तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, a प्लस 2d इक्वल टू 16। उसके बाद जो है सातवां पद जो है वो पांचवां पद से 12 अधिक है। सातवां पद निकाले हैं a प्लस 6d, यहाँ पर देख सकते हैं वो पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि a प्लस 4d प्लस 12 हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 से यानी कि समीकरण 2 को हल करते हैं तो यहाँ पर अगर है सो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 6d इक्वल टू 4d प्लस 12, ये बचेगा। और 4d को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो 6d में से 4d माइनस होगा तो हमारे पास जो बचेगा वो 2d इक्वल टू 12 आएगा। और यहाँ से 2 और ये 6 बार में कैंसिल, यानी कि d का वैल्यू 6 आ गया। ओके, अब जब d का वैल्यू 6 आ गया तो है सो हमें a का वैल्यू पता करना है। तो क्या करते हैं कि जब d का वैल्यू आ गया तो इस d का वैल्यू है सो समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण 1 में d का मान रखने पर a प्लस 12d, ओके, यहाँ पर जो है a प्लस 2d है, तो d के जगह पर अगर 6 रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू 6 यानी कि 12 इक्वल टू 16 हो जाएगा। और इस 12 प्लस में है, राइट हैंड साइड में माइनस में चला जाएगा, जिसकी वजह से a इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि यहाँ पर दो वैल्यू आ गया, d का वैल्यू 6 और a का वैल्यू 4। ओके, अब फिर है कि AP का प्रथम पद, AP का जो प्रथम पद होता है वो a प्लस d है, यानी कि 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 हो जाएगा। पहला पद यहाँ पर 4 निकल चुका है, दूसरा पद 10 हो जाएगा। फिर आगे वाला जब पद निकालेंगे फिर है सो दूसरा पद यहाँ पर 10 निकाला हुआ है। ओके, तीसरा पद फिर क्या होगा a प्लस 2d यानी कि 16 हो जाएगा। चौथा पद a प्लस 3d यानी कि 22 हो जाएगा। और पांचवा पद a प्लस 4d यानी कि 28 आ जाएगा। तो जो हमारे पास AP होगा वो AP हमारे पास 4, 10, 16, 22, 28 इस प्रकार से बढ़ते चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रथम 1000 धन पूर्णांक बोला गया, मतलब कि इसका है सो सभी का योग ज्ञात करना है। तो s बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से लेकर 1000 तक सभी को जोड़ने के बाद क्या आता है। तो अगर योग निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn इक्वल टू होगा n/2 इंटू a प्लस एल होता है। और इस फॉर्मूला का तब यूज करते हैं जब l का वैल्यू दिया रहता है, यानी कि l जो है वो अंतिम पद होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है। यहाँ पे सभी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि सो n का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 1000 दिया हुआ है, 1000 पद तक जाना है। a का वैल्यू 1 है और उसके बाद फिर l का जो वैल्यू है वो 1000 है, 1000 है। तो यहाँ पर जो AP के प्रथम इन पदों का जो योग का सूत्र है वो Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल होता है। तो इसी फॉर्मूला पर पुट करते हैं सारे का वैल्यू। तो यहाँ पर S 1000 यानी कि 1000 पदों तक का योग निकालना है। तो यहाँ पर ऐसा n का जो वैल्यू है वो 1000 है, तो 1000 रखें, डिवाइड बाय 2 हो गया। उसके बाद फिर ऐसा पहला पद 1 है और अंतिम पद जो है वो 1000 है। ओके, और ये 2 और 1000 में कैंसिल होकर 500 बचेगा। तो यहाँ से 500 और इन दोनों को जोड़ने के बाद 1001 बचेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इस तरह से आएगा। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है जो छूटा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर छूटा हुआ है, तो यानी कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा होता है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो LHS लेकर चलेंगे। LHS इक्वल टू जो है वो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमें मालूम है, माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएगा और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं इसके आगे, तो ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा है का होल स्क्वायर है, तो इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे में है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे क्या करते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो इसको हम लोग 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। और नीचे वाले को देखते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा ये, और ये जो है 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS। इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाता है। ओके गाइस, आज यहीं तक रखते हैं वीडियो को, क्वेश्चन नंबर 20 तक ही। नेक्स्ट वीडियो में 21 से सॉल्व करवाऊंगा। अभी तक अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और है सो इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए ताकि ये वीडियो और भी स्टूडेंट तक पहुंच सके और उन लोग को हेल्प मिल सके 2023 के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।